नमस्कार छात्रों, मैं वेदव्यास पांडे डीएलएड के क्लास के तीसरे वीडियो के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब तक आपने प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पढ़ा कि प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास किसे कहते हैं और ये किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है और इसके अलावा आपने पढ़ा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत क्या संवैधानिक प्रावधान है। हम इन संवैधानिक प्रावधानों की और अधिक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सार्वभौमिकता को देख लेते हैं कि आखिर सार्वभौमिकता की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है और यह क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे सामने यह समस्या आती है कि भारतीय समाज में या विश्व के किसी भी समाज में शिक्षा की सार्वभौमिकता की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले शिक्षा का सार्वभौमिकता का जो सार्वभौमिकरण है उसकी आवश्यकता क्यों जब हम देखते हैं कि सार्वभौमिकता हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्यों है, इसके लिए ये प्रश्न उठ के आता है कि आखिर कोई चीज होती है तो किस लिए होती है। अगर आप जैसा कि जानते हैं कि विज्ञान में या किसी भी सब्जेक्ट के विषय में कोई चीज जब जरूरत होती है तब ही उसका शीघ्र होता है या उसको इजाद किया जाता है। तो सार्वभौमिकता की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले पाते हैं कि हमारे जो समाज में प्रारंभिक स्कूल हैं वह क्या है, बहुत दूर हैं। जो स्कूल हैं दूर हैं, हमारे जो स्कूल हैं वो बहुत दूर हैं घर से। छोटा बच्चा जो 6 to 12 या 6 to 14 इयर्स का जो बच्चा है वह उस स्कूलों में जाने में पूर्णतया सक्षम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वह अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस की देखा जाए तो वह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। तो अब इसलिए जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जो स्कूल होंगे वह इनके एज के अकॉर्डिंग टू, क्यों आप देखिए समाज में छोटा बच्चा घर से बाहर निकलता है, थोड़ी दूर के बाद डरने लगता है, जाने में भयभीत हो जाता है कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। गार्जियंस भी व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि जब स्कूल जाता है रास्ते में रोड है, सड़क है, तो वहां पे तमाम तरह के वाहन आते जाते हैं, हो सकता है तमाम किसी प्रकार की दुर्घटना। उसके लिए क्या करते हैं कि जो स्कूल है वह बहुत दूर है, इसलिए सार्वभौमिकता की जरूरत पड़ी कि जिससे कि स्कूल हमारे नजदीक हो जाएंगे और बच्चों के पठन पाठन में आसानी होगी। इस हिसाब से देखते हैं तो जो स्कूल होते हैं वह बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे शिक्षा के लिए सार्वभौमिकता की आवश्यकता पड़ी। अब दूसरी बात जो आती है वह यह आती है नामांकन की, अर्थात कहने का तात्पर्य है स्कूलों में जो स्कूल स्थापित है, नजदीक है, दूर है, वो अब समस्या नहीं है। हम बात कर रहे हैं नामांकन की। नामांकन के तात्पर्य के अंतर्गत यह देखा जाता है कि बच्चों का नामांकन कहाँ तक हुआ है, अगर हुआ है तो कितने जाते हैं कितने नहीं जाते हैं। इस बात पे विशेष ध्यान दिया गया कि सार्वभौमिकरण के लिए जरूरी था कि स्कूल नजदीक हो, उसके बाद अधिकतम नामांकन भी हो। क्यों? अगर नामांकन अधिकतम होगा तो बच्चे अधिकतम स्कूल जाएंगे और जो शिक्षा का हम सार्वभौमिकरण का उद्देश्य रखे हैं वह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गांव में बच्चे अधेड़ हो जाते हैं। अधेड़ का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 10 साल 12 साल के, तो स्कूल जाना शुरू करते हैं गाँव में। तो ये जो देर से नामांकन है यह भी एक समस्या है। देर से नामांकन यह भी सार्वभौमिकरण के लिए एक समस्या है। ये जो समस्याएं हैं यह आवश्यकता क्यों के अंतर्गत आप देखते हैं कि यह दूर है, इसलिए सार्वभौमिकरण की आवश्यकता है। नामांकन नहीं हुआ है इसलिए सार्वभौमिकरण की आवश्यकता है। नामांकन देर से हो रहा है इसलिए सार्वभौमिकरण की आवश्यकता है।
तो ये जो पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग टू हम पाते हैं तो देखते हैं कि सार्वभौमिकरण के लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं और इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक देखें और इसको नोट्स तैयार कर लें। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो शुरू करते हैं लेकिन क्या करते हैं कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। बीच में ही क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को भी सार्वभौमिकरण के लिए समस्या माना गया। अर्थात सार्वभौमिकरण की का हमने क्या देखा था, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क तथा अनिवार्य और इस बार सभी के लिए, ये एक महत्वपूर्ण है, सभी के लिए और समान रूप से। सार्वभौमिकरण के लिए जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यानपूर्वक याद कर लें कि सार्वभौमिकरण कब जरूरी है, समान रूप से सभी के लिए और निःशुल्क तथा अनिवार्य। तो ये तीनों जो हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वह समान रूप से सभी के लिए और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए एक बाधा का कार्य कर रहे थे, इसलिए सार्वभौमिकरण के लिए की आवश्यकता पड़ी। जब आगे हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो संसाधन है, जैसा कि हमने पहले एक बात किया था कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए सार्वभौमिकरण की जरूरत पड़ी। अर्थात जब देखेंगे कि शिक्षा जब सार्वभौमिकरण होगी तो संसाधन भी जरूरत होगी और जो स्कूल है या गांव समाज में जो विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जो अभिभावक हैं, आप पाएंगे तो वो अक्सर इस चीज का रोना रोते हैं कि भाई हमारे पास संसाधन नहीं है। तब यहां देख के ये कहा जा सकता है कि जब हम संसाधनों में वृद्धि करेंगे तो हम शिक्षा को सार्वभौमिकरण कर सकते हैं। तो बात हो गई संसाधन की। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था होती है वह एक रूढ़ व्यवस्था के रूप में है और चूंकि जैसा आप जानते भी हैं भारत एक गांव प्रधान कृषि प्रधान देश है, यहाँ गांव की संख्या ज्यादा है, यहाँ साक्षरता कम है और यहाँ की जो सोच है वह ट्रेडिशनल है अर्थात रूढ़िवादी सोच है। लोग आज भी बहुत सारे गांव में आप जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि लोग लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। जहां तक लड़कियों का प्रश्न है वह हाई स्कूल या इंटर तक कर लेती हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब आगे पढ़ के आप क्या करोगे, घर पे तो चूल्हा बर्तन चौकी करना ही है, उसके अलावा आपको नौकरी थोड़ी करनी है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब लोग इसी प्रकार की सोच रखते हैं, लेकिन बहुतायत संख्या में इस प्रकार के लोग हैं। तो सामाजिक व्यवस्था भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। तो ये जो तथ्य आपके सामने आए जिसमें से स्कूल का दूर होना, नामांकन की संख्या में कमी, देर से नामांकन होना, बीच में बच्चों की पढ़ाई का छोड़ा जाना, संसाधनों की कमी और सामाजिक व्यवस्था, ये सब जो बिंदु हैं यह इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना अत्यंत जरूरी है। अब हम आगे देखेंगे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या हैं, हम क्यों सार्वभौमिकरण के लिए इतने उतावले हैं या हम उसके लिए व्यग्र हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। हमारी भारतीय सरकार ने भी और स्टेट सरकार ने भी सार्वभौमिकरण के लिए तमाम तरह के जो रूल बनाए हैं वह क्यों, अब हम इसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे। जहां तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य का प्रश्न है तो हम यहां देखते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो उद्देश्य है उसमें सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन। हम सार्वभौमिकरण जो कि आपने देखा
सभी के लिए समान रूप से निःशुल्क और अनिवार्य। ये इसलिए है कि सभी को ज्ञानार्जन होगा, सब लोग लाभान्वित होंगे, ज्ञान मिलेगा सबको और सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञानार्जन शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रथम उद्देश्य के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अब दूसरा जो इसका पॉइंट है, बौद्धिक एवं मानसिक वृद्धि। कहने का तात्पर्य है कि जब शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा तो बच्चों में बौद्धिक एवं मानसिक वृद्धि होगी। बच्चे जो हैं अकॉर्डिंग टू एज नए तरीके से नए ज्ञान का सृजन कर सकेंगे, नए तरीके से चीजों को लागू कर सकेंगे। इस प्रकार से जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है वह जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट होता है वह शारीरिक विकास। शारीरिक विकास भी जो है वह शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अत्यंत जरूरी होता है। शारीरिक विकास से जब हम देखेंगे तो अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो जाहिर सी बात है कुछ गुनेगा, अर्थात वह अपने बारे में सोचेगा, अपने हेल्थ के बारे में विचार करेगा, मनन करेगा, वह जागरूक होगा। जैसा कि सब्जेक्टों में दिया रहता है कि स्वास्थ्य, एक्सरसाइज, संपूर्ण भोजन, पौष्टिक आहार, इन सब से जो है बच्चा परिचित होगा और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से हम पाएंगे तो ज्ञानार्जन, बौद्धिक एवं मानसिक तथा शारीरिक विकास जो है सार्वभौमिकरण के एक उद्देश्य के रूप में आपके सामने उभर कर सामने आते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है वह है सर्वांगीण विकास। जैसा कि आपने शिक्षा के परिभाषा में पढ़ा होगा, सर्वांगीण विकास शिक्षा का एक आधारभूत तत्व है। शिक्षा से हम व्यक्तित्व विकास तथा सर्वांगीण विकास कर सकने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से जो सर्वांगीण विकास है वह नितांत जरूरी है सार्वभौमिकरण के लिए। और इसके बाद है जीविकोपार्जन। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो कुछ न कुछ जरूर कर लेगा अपने जीवन के उपार्जन के लिए, अपने जीवन के व्यतीत करने के लिए और अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ वह जरूर कर लेगा। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यह जरूरी हैं, जिससे कि हम सार्वभौमिकरण को आसानी से लागू कर सकते हैं।